नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम सभी को क्लास 9th विषय हिंदी जो आपकी सहायक पुस्तक है कृतिका, उसका दूसरा चैप्टर आज हम शुरू करते हैं जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। इसका पहला पार्ट आज हम इस वीडियो में सुनेंगे जिसको लिखा हुआ है मृदुला गर्ग जी ने। तो चलिए इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। ये जो प्रस्तुत पाठ है मेरे संग की औरतें, ये एक प्रकार का मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा हुआ उनका ये संस्मरण है। इस पाठ के माध्यम से हिंदी की सुपरिचित कथा लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने संबंधियों के जीवन और उनकी कार्यशैली का वर्णन करते हुए जीवन की तमाम विशिष्ट घटनाओं और ऊहापोह को जन सामान्य के अनुभव क्षेत्र की वस्तु बना करके पेश किया है। इस संस्मरण में प्रमुखतया महिला और नारी जीवन के इर्द गिर्द, महिलाओं के और नारी जीवन के इर्द गिर्द घूमती इस पाठ का केंद्रीय संवेदना, ठीक है कि नहीं, पाठ की केंद्रीय संवेदना आज की नारी की प्रगतिशीलता और आज से पहले के स्त्री समाज की पारंपरिकता का सामिश्रित रूप प्रस्तुत करती है कि पहले औरतों के साथ क्या व्यवहार था, आज महिलाओं की कितनी विशेषताएं हैं, क्या कार्य हैं, ठीक है कि नहीं, पहले की महिलाओं में और आज की महिलाओं में कितना अंतर है। अपने परिवार की महिलाओं को याद करते हुए इस पाठ को लेखिका ने लिखा हुआ है, ठीक है ना, मेरे संग की औरतें। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को, आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी का वर्णन करते हुए कहती हैं, नानी जी को याद कर रही हैं कि मेरी एक नानी थी पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ उसके पहले वो खत्म हो गई थी, सिर्फ उनके बारे में मैंने सुना है। तो मेरी नानी जो थी मैंने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जो हमारी माँ थी, माँ की शादी भी नहीं हो पाई थी तब हमारी नानी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है कि नहीं। तो जब माँ की शादी ही नहीं हुई थी तो हम कैसे पैदा होते, लेकिन हमने अपनी नानी के बारे में सुना है। नानी तो गुजर गई थी माँ की शादी से पहले ही, तो शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण, नानी से हम लोगों ने कहानी नहीं सुनी, तो नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खूब कहानियाँ कहनी पड़ी। हम 3 बहनें थे। वो जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हम नानी से कहानी सुनेंगे, हम दादी से कहानी सुनेंगे, तो नानी और दादी से नई कहानियाँ सुन पाई, नहीं सुनने का मौका मिला हम लोगों को। तो हम 3 बहनें थे और हम तीनों बहनों को फिर खूब ढेर सारी कहानियाँ कहनी पड़ी, लिखनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो हमने, लेखिका कह रही, भले ही हमने नानी से कहानी ना सुनी हो, नानी भले ही खत्म हो गई हो पहले, लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी है हमने। नानी की जो कहानी है वह जरूर सुनी है और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। नानी के बारे में हमने बहुत सुना, नानी की बहुत सारी कहानियां सुनी, पर उसका मर्म बहुत बाद में हमको समझ में आया, असली मर्म क्या है। पहले इतना ही जाना था, जब नानी के बारे में पहली बार सुना तो सिर्फ हमने इतना ही जाना कि मेरी नानी जो थी पारंपरिक, कैसी थी, पारंपरिक, यानी कि जो परंपराएं चली आई उनको निभाने वाली, उनका निर्वहन करने वाली। तो मेरी नानी पारंपरिक थी, अनपढ़ थी, बिना पढ़ी लिखी थी, और पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी यानी पर्दा में रहने वाली, खुलेआम घूमने वाली नहीं, पर्दे में रहने वाली। तो ये 3 विशेषताएं मेरी नानी की थी जो मैंने सुनी है कि पारंपरिक थी मेरी नानी, यानी कि परंपराओं पर चलने वाली, अनपढ़ थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और पर्दानशी औरत थी, पर्दा में रहने वाली थी। जिनके पति यानी कि हमारे नानी के पति यानी कि हमारे नाना जी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर के बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। हमारे नाना जी, जहाँ शादी हुई, नानी की शादी हुई तो तुरंत शादी के कुछ दिन बाद ही हमारे नाना जी विलायत चले गए थे बैरिस्ट्री की तैयारी करने के लिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर के जब वे लौटे, जब नाना जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर ली बैरिस्ट्री की और लौटे, तो विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। अब विलायत से पढ़ करके आए थे तो वैसा ही रहन सहन, वैसा ही रुआब हमारे नाना जी का था। तो विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे।
तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। नानी तो पुराने जमाने की थी, अनपढ़ थी, गांव की महिला थी, तो वो भले ही विलायत से रीति रिवाज सीख करके पढ़ करके आए हैं, विलायत में रह करके नाना जी आए, लेकिन उनके रहने का ढंग नानी के जीवन को प्रभावित नहीं कर पाया। नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं हुआ, नाना जी का। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा कि कोई हमारी इच्छा है नानी की, या आकांक्षा, पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया हो। कोई इच्छा जाहिर नहीं की कि हमारी आज इस चीज की इच्छा है, आज उस चीज की इच्छा हो रही, हम ऐसा करना चाहते वैसा। अपनी किसी भी इच्छा को या अपनी किसी भी पसंद या नापसंद को अपने पति के सामने नानी ने जाहिर नहीं किया। नाना जी के सामने कभी किसी इच्छा को जाहिर नहीं किया नानी ने। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, ज्यादा उम्र नहीं थी हमारी नानी की, नानी के बारे में हमने सुना है, तब हम इस पाठ को लिख रहे हैं कि जब नानी ने यह समझा, बीमार हो गई थी नानी और सोचा कि शायद अब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया कि अब हम मरने वाले हैं, किसी न किसी दिन मर जाएंगे, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी, एक बेटी थी उनकी जिसकी शादी नहीं हो पाई थी। वो नानी को लगा कि अब हम मर जाएंगे तो हमारी इस बेटी का क्या होगा, शादी कैसी होगी, कहाँ करेंगे ये इसकी शादी। तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी, एक बेटी थी। वही बेटी कौन है? लेखिका मृदुला गर्ग की माँ। तो वही कहते हैं कि जब हमारी नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डरा दिया उनको कि अब मैं तो मर जाऊंगी, मेरी बेटी का क्या हाल होगा। इतना डरा दिया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी, सबसे बोलने लगी, मुंहजोर हो उठी। तो नाना से, जो कभी ज्यादा बात नहीं करती थी नानी जी हमारी, तो नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़ करके, उनके दोस्त पर्दे का लिहाज छोड़ करके आज मैं आपके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हूँ, कृपया मुझे मेरे पास उनको बुला दीजिए, प्यारे लाल शर्मा जी को, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। जब सब लोगों ने ये बात सुनी कि प्यारे लाल शर्मा से ये मिलना चाहती हैं, जो पर्दा में हमेशा रहती थी, किसी से बोलती नहीं थी, तो ऐसा सुनकर के सब दंग और हैरान रह गए। जिस पर्दांशी औरत ने पराये मर्द से क्या, दूसरे मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, अपने मर्द से, अपने आदमी से ही कभी मुंह खोल करके बात नहीं की, आखिरी वक्त में, लेकिन आखिरी वक्त में ये मरने वाली है, तो आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह रही होगी, क्या कहना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी देखी कि इसकी मौत होने वाली है, जाने कब मर जाए, इसलिए आखिरी इच्छा इसकी पूर्ति कर देनी चाहिए। तो नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद नहीं किया कि भाई क्यों मिलना चाहती हो, क्या कारण है, कोई सवाल जवाब नहीं किया नाना जी ने, और फौरन जाकर के दोस्त को लेवा लाए, अपने दोस्त को लेवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया, बीबी के सामने उनको पेश कर दिया। अब देखिए नानी नाना जी के दोस्त से क्या कहती हैं। अब जो बात नानी ने कहा, जो बात नानी ने उनसे शर्मा जी से कही, अब यानी कि नाना जी के दोस्त से, वह और भी हैरत अंगेज करने वाली बात थी। कैसी बात थी? उन्होंने कहा, शर्मा जी से कह रही है नानी कि वचन दीजिए, मैं मरने वाली हूं, मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमा बरदार से हो, ठीक नहीं, इनकी शादी, मेरी बच्ची की शादी साहबों के फरमानदार से हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढ करके, मेरी बेटी की शादी, आप जैसे सिपाही हैं, फौज में रहे हैं, तो अपनी जैसे ही आजादी का सिपाही ढूंढ करके उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि उस आजादी से पूरी तरह बेखबर, आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून है कि बड़ी सर्विस वाले से नहीं, आजादी के सिपाही से अपनी बेटी की शादी वो करवाना चाहती है नानी। कौन ऐसा समझता था? बाद में मेरी समझ में आया, लेखिका मृदुला गर्ग जी कह रही कि मैंने अपनी नानी के बारे में ऐसा सुना कि उन्होंने मेरी माँ की शादी के लिए ऐसा सवाल किया था नाना जी के दोस्त से। तो बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल
वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी, अपने स्वयं के जीवन में भी वे आजाद ख्यालों की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया कि नाना विलायत से पढ़ाए, विलायती रीति रिवाज अपना रहे हैं, तो उनकी जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, ना स्वयं उसमें घुसी लिप्त हुई, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। जैसा उनके मन में आया वैसी जिंदगी हमारी नानी ने जी। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो। समझ में आई? पारंपरिक जिंदगी जीते रहते हैं, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से, आज के समय के अनुसार क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, लेकिन दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी कि दूसरे के हिसाब से हम नहीं जीवन यापन करेंगे, दूसरे के हिसाब से अपनी जिंदगी को हम नहीं गुजारेंगे। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। ये बात कहकर के नानी खत्म हो गई होंगी हमारी। उन्होंने शर्मा जी से कह दिया कि हमारी बेटी की शादी आजादी के सिपाही से आप करवाना। ठीक है, तो माँ की इच्छा, नानी की इच्छा के अनुसार ही हमारी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से करवाई उन्होंने, शर्मा जी ने। किससे? जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। हमारे पिताजी आईसीएस के इम्तिहान में बैठते थे, उसको रोक दिया गया। ठीक है कि नहीं? क्योंकि आजादी में हिस्सा लिया था, आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था उन्होंने। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, मेरे पिताजी की जेब में पुश्तैनी यानी पुरखों का एक भी रुपया पैसा उनके पास नहीं था। ठीक है, ऐसे मेरे पिताजी से मेरी माँ की शादी मेरी नानी की इच्छा के अनुसार करवाई गई। अब मेरी माँ की शादी हो गई आजादी के सिपाही से, लेखक मृदुला गर्ग जी कह रही हैं। अब माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी के सिद्धांतों के चक्कर में, अपनी माँ के यानी कि मेरी नानी के सिद्धांत जो थे, वो सारे सिद्धांत मेरी माँ के जीवन में उभर आए। तो माँ जो मेरी थी बेचारी अपनी माँ और गांधी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। उसने पूरा जीवन अपना सादगी से जीवन जिया मेरी माँ ने। ऊंचे ख्यालात, सोच उनकी बड़ी थी। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल गांधी जी के सिद्धांत पर और नानी के बताए हुए मार्ग पर हमारी माँ भी चलती रही। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी। अब गांधी जी के सिद्धांत पर चलती थी। गांधी जी बताते हैं सूत काटते थे, तो सूत से बनी हुई साड़ी यानी कि खादी की साड़ी पहनती थी वो मेरी माँ। वो खादी जानते हैं कि वजन होता है उसमें, तो खादी की साड़ी इतनी भारी लगती थी कि कमर चकना खा जाती मेरी माँ की। तो क्या करती थी मेरी माँ, जब मेरी माँ की शादी हुई तो रात रात भर जाग करके वे उसे पहनने का अभ्यास करती, उस खादी की साड़ी को पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि इस बहू को साड़ी पहनना नहीं आता, तो शर्म महसूस ना हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, रात भर जाग जाग करके साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी। वे कुछ ऐसी नाजुक थी, बहुत नाजुक थी मेरी माँ, कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने एक बार कहा था कि हमारी बहू कैसी है? अरे हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी, धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। बस गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, कोई ज्यादा रीति रिवाज अपनाने के लिए उनसे नहीं कहा गया। अच्छा, क्यों नहीं की? इसकी दो वजह थी। मेरी माँ से किसी ने कुछ बात क्यों नहीं कही? इसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह, हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदे निवासियों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहेबों से खासे अभिभूत थे। और मेरे जो नाना थे ना, नाना जी पक्के साहब माने जाते थे। मेरे नाना जो विलायत से पढ़ करके आए थे, पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी लगते थे मेरे नाना जी, बाकी चेहरे से, मोहरे से, रंग ढंग से, पढ़ाई लिखाई, वो सब में अंग्रेज थे, बिल्कुल अंग्रेज के अफसर जैसे लगते थे नाना जी। और मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही, जो हमारे भारत देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाली ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे।
अंग्रेजों के प्रशंसक भी थे, गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, लेकिन दबदबा उनके साहिबी ससुर का ही था। दबदबा नाना जी का ही था, ससुर का था। एक आन बान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को, आन बान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, है कि नहीं, अपनी लड़की सौंप दी थी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होगी कि इतने बड़े अफसर ने, जो विलायत से पढ़ करके आए, सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर कि उसकी आज़ादी की सिपाही से शादी करवा दी बेटी की, जिसकी जेब में एक पैसा का धेला तक नहीं था पैतृक संपत्ति के रूप में। तो ऐसी कोई रोमांचक क्या परिकथा हो सकती है? नानी, अब फिर नानी की बात कर रही है लेखिका। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश थी उनकी तो बस कि आज़ादी के सिपाही से शादी करवाना है बेटी की। तो नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, नाना ने भी रजामंदी कर दी। वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी और मजबूत बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, माँ की भी अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरत थी मेरी माँ, नजाकत सराफत के साथ रहती थी, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मुली थी। वे बहुत ही ईमानदार थी, कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, और निष्पक्षता, जो सच्चाई होती थी, सच का साथ देती थी मेरी माँ। तो ये कुछ विशेषताएं मेरे माँ के अंदर थी, ठीक है कि नहीं? खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परी जात से कम जादुई नहीं मालूम होती थी। परी जैसी जादुई मेरी माँ मालूम होती, जैसे परी हो कोई। तो इतनी कोमल थी मेरी माँ कि उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनसे कोई कठिन काम करवाया जाए, कोई नहीं सोच सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए, कोई जैसे घर में कोई ठोस काम होना है या कोई हवाई काम होना है, तो उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी। माँ की राय जरूर लोग बाग लेते थे और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। जो बात मेरी माँ कह देती थी, पत्थर की लकीर की तरह उसको सब लोग निभाते थे। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था। मैं दादी से, नानी से जरूर नहीं मिल पाई, नानी तो खत्म हो गई थी, लेकिन दादी को मैंने देखा है, दादी से मिली हूं मैं। तो मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। यानी कि कहने का मतलब, हम बहू से ज्यादा काम नहीं करवाते, हम स्वयं काम कर लेते हैं, स्वयं काम कर लेते हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ आ गया था, लेकिन जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। हम बच्चों की परवरिश, हम जैसे 3 बहनें थे, एक भाई भी था, तो हम भाई बहनों की परवरिश में माँ के सिवा, माँ तो थी ही, बहुत ममत्व लुटाने वाली हमारी माँ थी, तो माँ के सिवा सब घर के सदस्य भी मुस्तैद रहते थे। सारे घर के सदस्य भी हमारी अच्छी तरह से देखभाल किया करते थे। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी हम लोगों का बड़ा ध्यान रखते थे, बड़ा प्रेम करते थे। पर ठोस काम ना करने का यह मतलब नहीं था, ठीक नहीं, सब लोग माँ का ध्यान रखते थे, लेकिन ठोस काम माँ से नहीं करवाते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती भी रही। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक उसका भी निर्वहन करें, जिस तिस से पूछ करके, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। अच्छा, एक और बात बताती हैं लेखिका मृदुला गर्ग कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। जैसे भारत की माताएं होती हैं, वैसा हमने अपनी माँ को ज़्यादा नहीं पाया है। ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया बहुत ढंग से, बहुत ज़्यादा प्रेम तो करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में लेके चिपकाए रहती हैं, घुमाती खिलाती फिराती रहती हैं, तो उन्होंने कभी वैसा लाड़ हमें नहीं किया। ना हमारे लिए खाना पकाया माँ ने,
और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख भी दी हमारी माँ ने, जो माताएं अपने बच्चों को देती हैं। ये कुछ नहीं किया। कुछ ऐसा क्यों नहीं किया? कुछ अपनी बीमारी के चलते भी, माँ थोड़ी बीमार हो गई थी, बीमार रहती थी, कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घरभार नहीं संभाल पाती थी, घरभार ना संभाल पाती थी। पर उनमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, उनका ज्यादा हाथ अरुचि, अच्छा नहीं लगता था उन्हें ये काम ज्यादा करना। तो किस काम में वो समय व्यतीत करती थी जब घर के काम नहीं ज्यादा नहीं करती थी माँ? उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, किताबों को पढ़ने में बीतता था, और बाकी वक्त साहित्य चर्चा करने में, संगीत सुनने में, और वे अपने ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा है, लेखिका कह रही, हमारे परंपरागत दादा और दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य जो भी हमारे परिवार में थे, उन्हें ना नाम धरते थे। हमारी माँ को नाम नहीं धरते थे कि बहू कुछ काम नहीं करती है, लेटी रहती है, गाने सुनते रहती है, नाम नहीं धरते थे। ना उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे कि जैसे सामान्य औरतें हैं तो वैसा हमारी माँ भी वैसा ही करे, ये अपेक्षा भी घर के सदस्य नहीं रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? आखिर उनको इतना मान सम्मान क्यों देते थे हमारी माँ को? सब इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? जैसा माँ को होना चाहिए, बहू को होना चाहिए, वैसे कार्य भी वो नहीं करती थी। फिर भी लोग बाग श्रद्धा रखते थे, उनसे मान सम्मान देते थे। ठीक है कि नहीं? साहिबी खानदान के रौब के अलावा, एक तो साहिबी खानदान की लड़की थी, तो साहिबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए कि मेरी माँ का इतना सम्मान क्यों करते थे सब लोग। पहला कारण, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, एक पहला कारण ये। और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। जैसे कोई बात किसी ने कह दी कि भाई हम ये बात आपको बता रहे, लेकिन किसी से कहना नहीं, तो वे एक की गोपनीय बात को किसी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। ये दो विशेषताएं मां के अंदर थी, इसलिए सभी लोग उन्हें श्रद्धा देते थे। ठीक है कि नहीं? तो पहले के कारण, जो पहली विशेषता थी उनकी कि कभी झूठ नहीं बोलती थी, पहले गुण के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, घर वालों का आदर मिला हुआ था। और जो दूसरा गुण था कि किसी की गोपनीय बात को किसी दूसरे को नहीं बताती थी, इस दूसरे गुण के कारण बाहर वालों की दोस्ती बढ़ गई, बाहर वालों से मित्रता उनकी बढ़ गई। दोस्त वे हमारी भी थी, यानी कि बच्चों के साथ भी मित्रवत व्यवहार करती थी, तो दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता निभा देते थे। अब माँ काम नहीं करती थी घर गृहस्थी का ज्यादा, तो माँ की जो भूमिका होती है वो भूमिका भी हमारे पिताजी ने निभाई हम बच्चों के साथ। तो माँ की भूमिका हमारे पिताजी बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर, बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे भाई बहन थे और बचपन में किसी की चिट्ठी आ गई, तो चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। माँ के पास चिट्ठी आई तो कोई की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि माँ से पूछे कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, भले किसी बहन की दूसरी बहन के नाम कोई चिट्ठी क्यों ना आई हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ, घर छोटा सा था और 6 बच्चे, तो छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने, हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। और इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठा करके हम 3 बहनें, हमें भी छूट थी कि जैसा हमारे मन में हो वैसा हम कार्य करें। तो ऐसी छूट होने का फायदा हम 3 बहनों ने उठाया। तो ये फायदा उठा करके हम 3 बहनें और हमारा एक छोटा भाई भी था, तो हम 3 बहनों और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लिखाई का शौक हम लोगों को हो गया, लेखन के हवाले हम लोग हो गए। तो सुनिए, अब लीक से खिसके, लीक माने होती है जो परंपरा परिपाटी चली आ रहे, उससे कुछ हम अलग हो गए, हट गए। तो लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जो परपाटी से हट गई। कैसे परपाटी से हटी? जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था कि हम समाज के अनुसार नहीं चलेंगे,
समाज से कुछ हट करके चलेंगे। उन्होंने व्रत ले रखा था। किसने? परदादी ने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियां हो जाएंगी, अगर 2 से ज़्यादा हमारे पास धोती हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगे। हमें सिर्फ पहनने के लिए 2 धोती चाहिए, एक आज पहन ली, अगले दिन उसको धो के डाल दिया, दूसरी पहन ली, 2 से ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। तो परदादी क्या सोचती थी कि अगर भगवान की कृपा से, खुदा की कृपा से हमारे पास कभी 3 धोती हो गई, 2 से ज़्यादा हो गई, तो एक को हम दान कर देंगे, तीसरी धोती हम दान कर देंगे। क्योंकि जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था कि अपरिग्रह करना चाहिए, ज्यादा चीजें हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, जितनी आवश्यकता है उतनी ही चीज चाहिए, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ मेरी दादी का यानी परदादी का जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। और मेरी परदादी ने तुरंत गई, दादी नहीं, दादी की सास यानी परदादी, जहां से देखा कि ये बहू गर्भवती हो गई है तो तुरंत मंदिर गई। और मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर के मन्नत मांगी, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके मेरी दादी खड़ी हो गई। और क्या मन्नत मांगती है भगवान से कि मेरी पतोहू को पहला बच्चा लड़की हो, लड़का नहीं चाहती मैं, लड़की हो। वो आजकल के लोग लड़कों की चाह करते हैं कि हमारी बहू को लड़का होना चाहिए, लेकिन इन्होंने भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना की कि मेरी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। सब लोग लड़का की मांग करते हैं, ये लड़की की मांग करते हैं, इतने भर में उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम ऐलान भी कर दिया कि मैं भगवान से प्रार्थना कर आई हूं और मेरी प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं, इसको लड़की ही होगी। ऐलान कर दिया उन्होंने, लड़की होगी। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए कि ये दादी जी क्या कह रही हैं। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी तो लड़की की मांग करें, कि लड़की नहीं थी तो लड़की की मांग करें तो भले ठीक है। फिर आखिर ये लड़कियों की मांग क्यों कर रही हैं? तो पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई ऐसी भी बात नहीं, कन्याएं होती रही हमारे परिवार में। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं, यानी कि परिवार में लड़कियां थीं, दादाजी की बहनें थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा है। ये जरूर परंपरा रही है कि जो जितनी बहुएं उस घर में आई, हर बहू का जो पहला बच्चा हुआ वो हमेशा लड़का हुआ है। जितनी भी बहुएं आई, बाद में भले ही लड़कियां हो जाती हैं। तो आज परदादी ने ये मन्नत मांगी कि हमारी बहू को आज पहली संतान लड़की हो। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। वो दादी जी मंदिर जाती रही और मन्नत दोहराती रही कि लड़की ही होनी चाहिए। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान से सीधे तार जुड़ा हुआ है, भगवान से सीधे बात करती हैं, यानी कि जो ये कह देती हैं वो बात पूरी होती है, भगवान सुन लेते हैं उनकी बात, ऐसा तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार, कोई तार नहीं है फिर भी तार जुड़ा हुआ है। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बच जाता। ऐसा लोग बागों को लगता था कि जैसा ये मांगती हैं भगवान तुरंत सुन लेते हैं। तो मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती ही खेलेगी। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि भाई ये बुढ़िया हमसे मन्नत मांग रही है कि लड़की हो, चलो इसकी इच्छाएं पूर्ति कर दें। तो भगवान ने क्या काम किया, ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। उन्होंने तो एक की मांग की थी, लेकिन 5 कन्याएं धरती पर उतार दी। अब भगवान को क्या कहें। माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे, ठीक है कि नहीं। नामी चोर भी माँ के सामने, ऐसी थी हमारी माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद कि मैंने अपनी माँ का और एक चोर का किस्सा सुना है, कई बार सुना था।
चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। अब चोर का किस्सा कैसा था, माँ की चोर के साथ कैसे मुलाकात हुई, कैसी घटना घटित हुई, इस पूरी कहानी को अब हम आगे के वीडियो में बताएंगे। अभी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है कि नहीं। ये पार्ट अभी हमने पढ़ा, इसका पहला पार्ट, संभवतः ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।